फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। इससे पहले हम एल्केन्स की, एल्काइल हैलाइड्स की और अल्कोहल्स की, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, इन चीज़ों को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि जूं जूं मॉलिक्यूल का साइज हम बढ़ाते चले जाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। उसकी वजह यह है कि साइज बढ़ाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उससे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि एल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस तो नहीं है, तो इस वजह से होता ये है कि एल्केन्स के अंदर सिर्फ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल है, एक एल्कीन पड़ी हुई है तो वो एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मोल हो तो उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? एवोगाड्रोस नंबर आपको याद होगा। तो अब ये इन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितने करीब हैं, कितना जुड़े हुए हैं, जितनी ज़्यादा इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो हमने कहा था एल्केन्स के अंदर जो जो सरफेस एरिया बढ़ता जाता है इंटरमोलेक्युलर, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और दूसरे और तीसरे और तीसरे और चौथे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो जो जो मोलेक्युलर साइज बढ़ता है यानी चेन लेंथ बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जब ब्रांचिंग होती है, सिंपल एल्केन्स की अब हम बात करें, ब्रांचिंग होती है तो उससे सरफेस एरिया कम होता है, राइट? एक 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और एक और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसमें 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, बीच में एक ब्रांच हुई है, इसका सरफेस एरिया कम होगा तो फिजिकल इंटरेक्शंस के लिए सरफेस कम होगा। तो इसकी वजह से ब्रांचिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़रा सा कम हो जाता है, राइट? अगर स्ट्रेट चेन हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फिर जब हमने एल्केन से शिफ्ट किया था, हम वी मूव्ड ऑन टू एल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स, तो हमने डिस्कस किया था कि एल्काइल हैलाइड्स के अंदर चूंकि हैलोजन ग्रुप एक लगा हुआ होता है तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, राइट? तो हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो थोड़े से पोलैरिटी आना शुरू हो गई जिसकी वजह से इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कुछ बढ़ जाएंगी, राइट? और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से बढ़ जाएंगे। और लेकिन जब हम अल्कोहल की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस नज़र आता है, जो कि हालांकि अल्कोहल ऑक्सीजन है उसके अंदर जो कि हैलोजन्स की निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर अपने सामने वाले हैलोजन की निस्बत तो क्लोरीन के बराबर है, फ्लोरीन की निस्बत कम। तो लेकिन उसके बावजूद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो इस वजह से कि हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप में सिर्फ ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अल्कोहल बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डोनर भी और एक्सेप्टर भी है, पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, पार्शली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल्स में, इसलिए उनका इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी बिना पर उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आइए हम देखते हैं एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो alkenes resemble alkanes in most of their physical properties other than double bond। alkene वही है जो alkane होता था। जो लोअर मोलेकुलर वेट alkenes हैं, जिस तरह alkanes थे C4 तक के, राइट? 4 कार्बन तक के, मैथेन और एथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन, 4 कार्बन वाले जो alkane थे ये सारी गैसेज हैं, राइट? यानी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी छोटी चेन है, राइट? इसलिए गैसेज थी। बिल्कुल इसी तरह 4 कार्बन तक की जो एल्कीन्स हैं वो भी गैसेज हैं, ठीक है? एथीन और प्रोपीन और ब्यूटीन। अच्छा, डायपोल मोमेंट्स भी थोड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं है। अगरचे डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp3 नहीं होते, लेकिन यानी परसेंट s कैरेक्टर sp3 में होता है ऑर्बिटल्स का, sp3 हाइब्रिडाइज में 33%, राइट? और सॉरी 25% और sp2 में 33%, तो सिर्फ 8% का फ़र्क है ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो होता है, अगरचे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, स्मॉल होता है। तो सवाल ये फिर अगला है कि अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हो एल्कीन पर
तो वो उससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा डबल बॉन्ड से, या उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डबल बॉन्ड को? ये क्वेश्चन है। यानी सब्स्टिट्यूएंट लगाने से क्या होता है? यानी एक एल्कीन है ना, ये एक एल्कीन है सिंपल, जिसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब अगर हम कहते हैं कि इनमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किसी और एटम के साथ या किसी और ग्रुप के साथ, जैसे अल्काइल ग्रुप के साथ, ऐसे कोई भी एक हाइड्रोजन, लेट्स से ये वाला, ये हमने हटा लिया और इसकी जगह पे हमने मेथिल ग्रुप लगा दिया। अब सवाल ये कि ये मेथिल ग्रुप इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या इसको इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन को दे रहा है, राइट? यानी ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर से विड्रॉ कर रहा है, ये इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन को। सवाल ये है। तो एथिलीन हैज नो डायपोल मोमेंट। एथिलीन जो है सिंपल, वो जब चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के साथ, उसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। अगर इसकी एक हाइड्रोजन को हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो इसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाता है। अगर मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो इतना बड़ा फर्क डायपोल मोमेंट पे नहीं पड़ता। और अगर हम मिथाइल ग्रुप और क्लोरीन को एक दूसरे से ट्रांस कर लें डबल बॉन्ड में, तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बेटर देन हाइड्रोजन, और इसकी वजह से डायपोल मोमेंट उसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मिथाइल और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर मिथाइल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो तो फिर ऑपोजिट इफेक्ट होना चाहिए, राइट? और डायपोल मोमेंट 1.4 से कम होना चाहिए, जो कि वैसे होगा। लेकिन जब अल्काइल ग्रुप एक लग जाता है तो ये जो डायपोल मोमेंट है वो उसकी जगह पर बढ़ जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन मैं आपको खुद इधर से कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट बुक की बात आपको समझ में आ जाए। लेट्स सी, देखिए कि ये है एथिलीन, राइट, जिसे एथीन कहते हैं। इसका डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं है, राइट? डायपोल मोमेंट कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया वो, अगर वो नहीं है, पोलैरिटी डिफरेंसेस नहीं है, तो कोई नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट नहीं है। उसने कहा कि अगर हम ऐसे करें कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एक क्लोरीन से, ऑलराइट, तो इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा 1.4 डी बाय। क्यों? क्योंकि देखिए ये कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, इसके मुकाबले में अब अगर वो ये कह रहा है कि इसके साथ साथ इस क्लोरीन के ट्रांस हम एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है? इस क्लोरीन के ट्रांस एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, तो उसके नतीजे में अगर वो अल्काइल ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो तो क्या होगा? डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, राइट? ये इधर से इधर खींच रहा है ना, ये इधर से इधर खींच रहा है। अगर इसके मुकाबले में लेट्स से हम इधर अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो उधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? ये इसका जो डायपोल मोमेंट सारा इस तरफ जा रहा है वो कुछ ना कुछ दूसरी डायरेक्शन में कैंसिल होना शुरू हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर वो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो ये डायपोल मोमेंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो अल्काइल ग्रुप भी दे रहा है इधर डबल बॉन्ड, वो इधर से आगे से इधर मजीद आ रहे हैं। होता यही है कि नेट डायपोल मोमेंट अगर अल्काइल ग्रुप इधर हम अटैच करें तो 1.4 डी बाई से भी ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करता है, ऑलराइट? तो बस ये बात आपने जहन में रखी, ठीक है? एल्कीन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी, इसको देख लीजिए। याद होगा हम एल्केन्स की हम देखते थे तो हम हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट करते थे, राइट? हमने वो कैलकुलेट की थी कि जो हम मेथिलीन ग्रुप एक ऐड करते जाते हैं वो हीट ऑफ कंबशन फिर वो बढ़ती चली जाती है।
तो अगर आप ये बुक के अंदर एक ट्रेंड दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबस्शन दी हुई है, तो देखिए 1 ब्यूटीन से सिस 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है, और सिस 2 ब्यूटीन से ट्रांस 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है, और ट्रांस 2 ब्यूटीन से 2 मेथिल प्रोपीन ज़्यादा स्टेबल है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क नज़र आ रहा है। इसी तरह जितनी भी एल्कीन्स हैं तो एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, ये 1 2 3 दिए हुए हैं, पेज 252 पे हैं। एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को, वो है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूशन से मुराद क्या है? ये डबल बॉन्ड है, वाले 2 कार्बन है, अगर चारों हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, चारों कार्बन पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे ये एक अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ऑलराइट, इसे हम कहेंगे अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अगर एक जगह पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर दें, कोई भी ग्रुप लगा दें, लेट्स से हम इधर मेथिल ग्रुप लगा दिया मैंने एक इधर, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। कोई और ग्रुप कहीं भी लगा दें, लेट्स से हम इधर आपका एक हेलोजन लगा देते हैं, या इधर भी अभी फिलहाल चलें अल्काइल ग्रुप से लगाते हैं, इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसको क्या कहेंगे, ये कैसी एल्कीन है? डाई सब्स्टिट्यूटेड। एक और हाइड्रोजन की जगह पे कुछ और लगा देंगे, फिर वो क्या हो जाएगा? ट्राई सब्स्टिट्यूशन। और फिर चारों हटा देंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन। चारों हट जाएंगे तो टेट्रा सब्स्टिट्यूशन। तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन जितनी ज्यादा होती चली जाएगी एल्काइल ग्रुप से, तो ये एक अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी को। अच्छा, दूसरी चीज तो ये है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये भी हम इसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आपको पता है ना, एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, राइट? तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है वैन डर वाल्स स्ट्रेन इन द सिस स्टेरियोआइसोमर। जो सिस आइसोमर होता है उसके अंदर वैन डर वाल्स स्ट्रेन होता है। और तीसरा फैक्टर है चेन ब्रांचिंग, एनालगस टू द इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ब्रांच्ड एल्केन चेन relative to their unbranched isomers। ठीक है, ये अब आपको ये इसका कोई ख़ास एल्कीन से ही सिर्फ ताल्लुक नहीं है, एल्केन्स में भी है ना, याद है आपको कि ब्रांचिंग हो जाती है। तो फैक्टर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक एक करके लेट्स लुक एट देम अ बिट मोर। सबसे पहली चीज़ डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, राइट? ये जो भी हमने की, तो ये इस चीज़ की बात हो रही है कि कितने कार्बन एटम्स डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमने अभी आपको बताया कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई, ट्राई और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको कंपेयर करें तो C4H8 के जो आइसोमर्स आप बनाएं, तो 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, लेट्स सी, वन ब्यूटीन का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 के बाद डबल बॉन्ड है, राइट? तो हम इसके बाद डबल बॉन्ड बनाए तो फिर अगले दोनों कार्बन हमें फिर इधर अटैच करने होंगे, या तो 1 ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड नहीं है। अगर अनब्रांच्ड है तो CH2 CH3, इसको CH करना होगा और इसको CH2 करना होगा, राइट? ये 1 ब्यूटीन है, ठीक है। तो ये हम क्या कहेंगे, ये 1 ब्यूटीन जो सिंपल है, ये कितनी सब्स्टिट्यूशन इसकी हुई हुई है? ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, राइट, गुड। अच्छा, अगर इसकी जगह पर ये होता, ये मॉलिक्यूल, तो ये क्या होता? डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट? वेरी गुड। तो अब वो ये कह रहा है कि ये जो C4H8 के जो आइसोमर्स हैं, I'm on page 253, second line. Only 1 butene has a mono-substituted double bond. The other 3 have di-substituted double bonds, and as measured by their heat of combustion, more stable than 1 butene. तो जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ती जा रही है डबल बॉन्ड पर, ठीक है, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी
बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बढ़ाने से स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। Like the sp2 hybridized carbons of carbocations and free radicals, the sp2 hybridized carbons of double bond are electron attracting, and alkenes are stabilized by substitutions that release electrons to these carbons. सही, वजह समझ में आ गई आपको? क्योंकि ये sp3 hybridized carbons नहीं है। ऑलराइट, हम किन कार्बन्स की बात करें? जो डबल बॉन्ड में। ये sp2 hybridized क्यों है? क्योंकि इनके 3 बॉन्ड बने हुए हैं ना। जब 3 बॉन्ड होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज, जब 2 बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइज, जब 4 बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइज। राइट, ये चीजें आपको याद होंगी। तो इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। मतलब वैसे तो ये डबल बॉन्ड है तो मिला के 4 हो जाता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो थ्योरी के हिसाब से हम ये डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड कंसिडर करते हैं जब ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं। राइट, तो 3 चूंकि एटम से इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है कि sp3 की निस्बत परसेंट एस कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। परसेंट एस कैरेक्टर 25% था sp3 में, sp2 में आके 33% हो गया, 8% बढ़ गया। इस वजह से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो अब हर वो चीज़ जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पोटेंशियल को, मतलब वो उसको वो पूरा कर रही होगी, उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देगी। ठीक है, तो ये इसने इटैलिक्स में लिखा हुआ है प्रॉब्लम 7.11 के ऊपर, पेज 253, immediately above problem 7.11. In general, alkenes with more highly substituted double bonds are more stable than isomers with less substituted double bonds. सही हो गया? Yes, sir. Yes. तो इस फिर आगे लिखा हुआ इसने, an effect that results when 2 or more atoms or groups interact so as to alter the electron distribution in a molecule is called an electronic effect. तो वो कह रहे हैं इस इफेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ना, 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं और वो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं। राइट, पूरे मॉलिक्यूल में जब भी सब्स्टिट्यूटेड कोई एटम आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूटेड जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल के उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। ऑलराइट, अब हम दूसरे इफेक्ट की तरफ आते हैं जो कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। राइट, तो अभी हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखा, अब हम स्टेरिक इफेक्ट देखते हैं, यानी स्पेस में ओरिएंटेशन, यानी सेज्ड आइसोमर होने के केस में। Van der Waals strain in alkenes is a steric effect, most commonly associated with repulsive forces between substituents that are cis to each other, and is reflected in the observation that the heat of combustion of cis-2-butene is greater than trans-2-butene. The source of this difference is illustrated in the space filling model, उसको छोड़िए, लेकिन अभी बस इतना आप याद रखिए कि cis-2-butene में चूंकि बल्कि ग्रुप्स एक साथ लगे हुए होते हैं, एक तरफ लगे होते हैं, चूंकि एक तरफ लगे होते हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इस रिपल्शन की वजह से उनकी हीट ऑफ कंबशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट हुआ ये उसने आगे इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इन जनरल ट्रांस एल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन देयर सिस स्टीरियोआइसोमर्स। जनरल का लफ्ज़ ज़हन में रखना है, कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर ट्रांस आइसोमर्स स्टेरिक इफेक्ट्स की वजह से, क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स में दूर दूर है ना, दूर दूर हैं वो एटम्स जो लगे हुए हैं, देखा नहीं है मैंने। ट्रांस आइसोमर्स में आप खैरियत से सुना साहब का नंबर, वो मेरा फ़ोन उधर चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो उससे उतार ले। 1 मिनट मैं आता हूँ एक बार, ये मैं एक काम करना चाहता हूँ, सॉरी। ये फर्क भाई ये देखिए, ठीक है। तो इन जनरल चूंकि ट्रांस आइसोमर्स वो उसमें बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं ना, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे, इस वजह से ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि सिस आइसोमर्स में वो एटम वो ग्रुप्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, इस वो अनस्टेबल होते हैं। ऑलराइट, Sir, due to steric effect?
जी जी, ड्यू टू स्टेरिक यही है ना कि स्पेस में इंटरेक्शन, तो हम यही कह रहे हैं बल्कि ग्रुप एक दूसरे से लग रहे होंगे। जी उसामा। सर एक मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हीट ऑफ कंबस्शन किसे कहते हैं? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट, उसको कंबस्ट करने के लिए जो हीट हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं। वो हीट होती है, या जब वो एक उसका वो जब जल जाता है, उसकी कंबस्शन हो जाती है, उससे जो रिलीज होता है उसको हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। उससे एनर्जी कितनी वो हो रही है। यस सर, सॉरी सर, रिलीज वाली को कहते हैं जो रिलीज हाँ, हो रही होती है। तो अब समझ में आ गया? हल हो गया? जवाब मिल गया यस आपको? सर, ठीक यस है, सर मैं तो जब स्टेबल होगा तो फिर जाहिर है। अच्छा जी, ऑलराइट। अच्छा, इसमें आगे चलें हम, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एल्कीन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी। पहली चीज़ हमने ये डिस्कस की कि जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन बढ़ती चली जाएगी डबल बॉन्ड की, यानी जितने अल्काइल ग्रुप साथ साथ लगते चले जाएंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स अल्काइल ग्रुप्स दे रहे होंगे तो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, उस पर रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन बढ़ती चली जाएगी, आमतौर पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था। दूसरा हमने स्टेरिक इफेक्ट देखा। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या? इन स्पेस, राइट। तो जब सिस आइसोमर हैं उसके अंदर बल्कि ग्रुप्स करीब करीब होंगे, वो एक दूसरे को से टकराएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ट्रांस थोड़ा सा जिसमें बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से दूर दूर हैं स्पेस में, तो ट्रांस में फिर ये होगा कि ट्रांस आइसोमर थोड़ा सा स्टेबल होगा बनिस्बत सिस आइसोमर के आमतौर पर। ये स्टेरिक इफेक्ट हो गया। और तीसरा इफेक्ट है चेन ब्रांचिंग का। ठीक है, कि अगर ब्रांचिंग बढ़ा दें तो उससे स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन जनरल एल्कीन्स विद ब्रांच चेन्स आर मोर स्टेबल देन अनब्रांच्ड आइसोमर्स। ठीक है, The effect is usually less important than the degree of substitution or stereochemistry of the double bond. ये बिल्कुल एल्केन्स की तरह ही है, कोई नई बात नहीं है। जिस तरह एल्केन्स में हमने पढ़ा था ना, वही फैक्टर है यहाँ पे, खास एल्कीन्स रिलेटेड नहीं है। जैसे एल्केन्स में था इसी तरह इधर भी है, और ये इतना प्रोनाउंस भी नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको एग्जाम में से 2 एल्कीन्स दे देता हूँ और पूछता हूँ इनमें से किसका रिएक्शन होगा, कोई कंडीशंस में दे देता हूँ और पूछता हूँ इनमें से किसका रिएक्शन होगा, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है। जो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड आमतौर पर कोने में, ठीक है, तो वो उसका रिएक्शन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे, एक अगर मैंने सिस दिया हुआ है और एक मैंने ट्रांस दिया हुआ है, तो सिस का रिएक्शन होगा, ट्रांस का नहीं होगा। गुड, Yes, sir. ऑलराइट जी। उसके बाद साइक्लो एल्कीन्स का जिक्र है। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको छोड़ देते हैं। बस अब आप इतना समझ लीजिए फिलहाल इतना ही कि नॉमेनक्लेचर भी जिस तरह साइक्लो एल्केन्स का किया था ना, उसी तरह साइक्लो एल्कीन्स का, बल्कि नॉमेनक्लेचर तो हमने कर लिया था इनका। हमने कहा था अगर एक डबल बॉन्ड होगा, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग शुरू होगी, तो उसको 1 साइक्लो हेक्सीन कहने की ज़रूरत नहीं है, या साइक्लो हेक्स 1 ईन कहने की ज़रूरत नहीं। साइक्लो हेक्सीन का मतलब वही है कि कार्बन के साथ वहाँ से शुरू हुआ हुआ। और बस इतना जहन में रखिए कि ये जो कार्बन के अंदर ये जो हर तरह के रिंग्स के अंदर डबल बॉन्ड आ सकते हैं। 3 का कम से कम रिंग होता है ना साइक्लोप्रोपेन का, उसके अंदर भी डबल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लोप्रोपीन भी हो सकता है। और बड़े के अंदर तो ज़ाहिर है फिर आसानी से हो ही सकेगा। ज्योमेट्री, एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स वाली। लेकिन चूंकि हमने ज्योमेट्री का चैप्टर पहले नहीं किया, तो वी लीव इट फॉर द टाइम बीइंग। ऑलराइट, लेट्स सी इफ वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, जब हम और ज़्यादा करेंगे। ऑलराइट, इम्पॉर्टेंट चीज़ रिएक्शंस की तरफ आते हैं, जो कि हमारे इसके सिलेबस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। पेज 256 पर, सेक्शन 7.8
preparation of alkenes by elimination reactions. तो ये बाकी जो चैप्टर है वो इसी किस्म के रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर आप नोट करें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को काफ़ी तफसील से पढ़ा है एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको वो अच्छी तरह से आता होगा। हमने दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की हैं। एक पहले एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिससे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया जाता है, राइट, और उसमें हमने SN1 SN2 दोनों मैकेनिज्म्स की। फिर उसके बाद हमने दूसरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस वो की जिसमें अल्काइल हैलाइड से ईथर्स, एस्टर्स और आयोडाइड्स और क्या साइनाइड और बहुत सी क्लासेस के कंपाउंड्स बनते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद अब दूसरी क्लास ऑफ रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि हम इस सेमेस्टर में कवर कर रहे हैं, राइट। तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक ये एलिमिनेशन, और फिर हम तीसरा बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वो देखेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस ये एक जनरल रिएक्शन है जो टाइप दी हुई है कि एक दो कार्बन्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड था, उससे डबल बॉन्ड बन गया और उन कार्बन से X और Y करके दो निकल गए। तो alkene formation requires that X and Y be substituents on adjacent carbon atoms. By making X the reference atom and identifying the carbon attached to it as the alpha carbon, we see that atom Y is a substituent on the beta carbon. Carbons succeedingly more remote from the reference atom are designated as gamma or sigma and so on. ये एक अल्कोहल का आखिरी हिस्सा है। अगर मैं इधर से बनाता चला जाऊं CH2, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन एटम लगा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे अगले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है, और उससे अगला कार्बन को गैमा, ठीक है। ये तो नॉमेनक्लेचर आपको समझ में होगा ना। तो एल्कीन जिस किस्म के एलिमिनेशन रिएक्शन से बनती हैं वो इस किस्म के होते हैं कि जिसमें एक कार्बन के साथ एक कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जिसे X कह रहे हैं इधर ये टेक्स्ट बुक में, और दूसरे कार्बन के साथ कुछ और Y यानी, ठीक है। तो एक कार्बन से X निकल जाए और उसके साथ वाले कार्बन से Y एलिमिनेट हो जाए, एक कार्बन से X एलिमिनेट हो जाए और एक से Y एलिमिनेट हो जाए, और जब वो उसकी फिर एक बॉन्ड कम हो गया ना तो वो बॉन्ड फिर ये आपस में बना लें, ठीक है। तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, क्योंकि देखें ना इधर से X और इधर से Y एलिमिनेट हो रहा है, कोई एक चीज़ भी निकल रही है तो इसे एलिमिनेशन कहेंगे। तो दिस इज़ एन एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन ऑफ विच टाइप, ये खास किस्म का एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें अगर हम कहें ये X के साथ वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, राइट, और इसको फिर हम कहेंगे बीटा कार्बन। और अगर हम Y के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अल्फा कार्बन होगी, ये बीटा कार्बन होगी, मतलब जिनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा है वो अल्फा बीटा कार्बन है, राइट। तो हम कहते ये हैं इन रिएक्शंस को इसलिए कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जो अल्फा कार्बन है उससे तो चीज़ निकल ही रही है, उसके साथ बीटा कार्बन से भी कुछ ना कुछ निकल रहा है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और अगर नंबरिंग के सेंस में देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहें और दूसरे को 2 कहें तो इनको इसलिए 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं, यानी कार्बन नंबर 1 से भी कुछ एलिमिनेट हो रहा है और कार्बन नंबर 2 से भी कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है। ये नॉमेनक्लेचर में कोई मसला तो नहीं आ रहा है, 1-2 एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं इसे, या बीटा एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं? No sir. ठीक है। So you are already familiar with one type of beta elimination. Now I'm on in the next paragraph. Having seen in section 7.2 that ethylene and propene are prepared on an industrial scale by high temperature dehydrogenation of ethane and propane, both reactions involve beta elimination of hydrogen, right? तो ये इथेन है, उसको बहुत ज़्यादा हीट करें या प्रोपेन को बहुत ज़्यादा हीट करें तो इससे
इथीन और प्रोपीन बन जाते हैं, हाइड्रोजन निकल जाते हैं, राइट। 2 कार्बन साथ वाले हैं, दोनों से हाइड्रोजन निकल गई, कार्बन नंबर 1 से भी, कार्बन नंबर 2 से भी। ये किसी एक का माइक कौन है, ये कौन है? प्लीज माइक अपना म्यूट कर लीजिए। तो ये सब लोग देख लें अपना। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों से एलिमिनेशन, चाहे हाइड्रोजन हो रही हैं लेकिन साथ साथ वाले कार्बन से हो रही है ना, तो इसको हम 1-2 एलिमिनेशन कहेंगे। तो many reactions classified as dehydrogenations occur within the cells of living systems at 25 degrees centigrade. Hydrogen is not one of the products, however. Instead, the hydrogens are lost in separate steps of an enzyme catalyzed process. ये वैसे उसने एक information दी हुई है, बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसके लिए हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो आप बायोकेमिस्ट्री में कितने इंटरेस्टेड हैं। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बायोकेमिस्ट्री में, और बायोकेमिस्ट्री को समझना और उसके प्रोसेसेस को, और यू नो इट्स लाइक बहुत पावरफुल है बायोकेमिस्ट्री समझना, यानी हमारी बॉडी में कैसे ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है बॉडी के अंदर, तो बेसिकली यही हो रहा है ना, एक कार्बन है और उसके साथ वाले कार्बन है, दोनों से हाइड्रोजन निकल रहे हैं और उससे फ्यूमेरिक एसिड बन रहे हैं। अब ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा कौन से पाथवे के अंदर ये होता है, पाथवेज तो बल्कि बायोकेमिकल में खाली आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। Dehydrogenation of alkanes is not a practical laboratory synthesis. The principal methods by which alkenes are prepared in the laboratory are 2 other beta elimination, एक dehydration of alcohols and the dehydrohalogenation of alkyl halides. ये दोनों चीज़ें बाकी इस चैप्टर में ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ये बात मैं दोहरा देता हूँ जो उसने भी कही है। देखिए एल्केन से तो एल्कीन बन ही सकती है। मसलन आपने एक कार्बन है, एक ये दूसरा कार्बन है, इन दोनों के साथ हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं, ये क्या बनाया मैंने, एथेन। इसको अगर 750 डिग्रीज पे हीट करें तो ये जो दोनों कार्बन है, साथ वाले कार्बन, कार्बन नंबर 1 से भी और कार्बन नंबर 2 से भी हाइड्रोजन निकल जाएंगी, 1-2 एलिमिनेशन हो गई, ठीक है। और उसके नतीजे में जब ये निकल जाएगी तो जो कंपाउंड बनेगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं और एक डबल बॉन्ड आ गया, राइट। तो ये एक एल्कीन बनाने का आसान सा तरीका है 1-2 एलिमिनेशन से। लेकिन ये आसान सा का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे कहना नहीं चाहिए था। क्यों आसान सा लफ्ज़ क्यों नहीं कहना चाहिए था? सर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, हाँ ना, 750 डिग्रीज हीट करना पड़ रहा है। तो अगर इंडस्ट्री में किसी ने करना है तो हीट करने में कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ये तो इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। तो इंडस्ट्री में ये नहीं चलेगा, तो हमें कोई ऐसा रिएक्शन चाहिए जो निस्बतन आसानी से हो जाए, कम टेम्परेचर पे हो जाए, ठीक है। तो ये इसलिए है, ये भी वही रिएक्शन है, 1-2 एलिमिनेशन है ना, 1-2 एलिमिनेशन है। तो इसके लिए वो फिर क्या करते हैं, इसके 2 वेरिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। एक है, और वही अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स, याद है ना हमने पिछले यही देखा था कि अल्कोहल्स अल्काइल हैलाइड्स से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और एक है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये बहुत आसान है, इधर से आपने 750 डिग्री सेंटीग्रेड बस मिटाना है इस रिएक्शन में, यानी बस इतना हीट नहीं करना पड़ेगा। अल्कोहल बनाना है तो क्या करें, इधर H की जगह पे OH कर दें इसे, बिल्कुल वही रिएक्शन है, 1-2 एलिमिनेशन, राइट। लेकिन अब 2 हाइड्रोजन नहीं निकल रही, बल्कि क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, राइट। और प्रोडक्ट वही है, बाकी सारा ऊपर से वही है ना, 1-2 एलिमिनेशन भी है, सब कुछ वैसा ही है, प्रोडक्ट्स भी वही हैं, है ना, सिवाय वाटर के। तो इस रिएक्शन को आप कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से वाटर निकल गया, हाइड्रेशन वाटर ऐड करना, डिहाइड्रेशन वाटर निकाल लेना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विच इज similar to the last reaction, it is a 1-2 elimination,
या बीटा एलिमिनेशन जो भी कहना, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इससे भी कार्बन नंबर 1 से कुछ एलिमिनेट हुआ, कार्बन नंबर 2 से कुछ एलिमिनेट हुआ, 1 2 एलिमिनेशन। ऑलराइट, यस सर। ऑलराइट। और दूसरा तरीका जो है जो कि फिजिबल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है वो ये कि इसको आप कहें कि ये हैलोजन इधर नहीं लगा हुआ, सॉरी ये हाइड्रोक्सिल नहीं लगा हुआ, उसकी जगह पे कोई हैलोजन लगा हुआ है, मैंने सिंपली ये हाइड्रोक्सिल को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया। इधर आप सोच लें कोई क्लोरो या फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, ऑलराइट, फ्लोरो या क्लोरो है। तो अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन निकलेगा, अब H2O नहीं निकलेगा बल्कि क्या एलिमिनेट हो रहा है, क्या एलिमिनेट होगा अब, हेलोजन एसिड। हेलोजन। हाँ HX निकल रहा है ना, तो HCl या HBr इस तरह की कोई चीज़ निकल रही है, तो इसको कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक ग्रुप से हाइड्रोजन और दूसरे से हेलोजन निकल गया, HX निकल गया। अच्छा बताइए ज़रा, ये भी 1-2 एलिमिनेशन है या नहीं है? यस सर, 1 2 एलिमिनेशन है सर। ये भी ठीक है। तो ये सिंपल 1-2 एलिमिनेशन से एल्कीन अल्कोहल से भी बन सकता है और अल्काइल हैलाइड से भी बन सकता है। ऑलराइट, अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के हमने तरीके पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था अल्कोहल से बनाना, और क्या तरीका पढ़ा था अल्काइल हैलाइड्स बनाने का? अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सर ट्राइब्रोमाइड। हाँ, क्या ट्राइब्रोमाइड? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड ये था, और थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, PCl3 और SOCl2, इसको किस चीज से ट्रीट करते थे तो अल्काइल हैलाइड बनता था? निकालें अल्कोहल के साथ। पार्टिमिडाइल रिंग। प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन जाता है, और फिर अल्काइल हैलाइड से आप आसानी से एल्कीन बना सकते हैं, और इसी तरह आप डायरेक्टली अल्कोहल से भी एल्कीन बना सकते हैं। ऑलराइट, तो अब ये दो रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में हम करेंगे, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है और दूसरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, और इनसे एसोसिएटेड कुछ रेजियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। वैसे पढ़ा हुआ है आपने ज़ेर से फ्रूट, इधर हम ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी मैकेनिस्टिक बेसिस समझने की कोशिश करेंगे। एंड वही बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पावर के बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ याद करने से, समझने से, हमें कुछ प्रिंसिपल समझने से जो ऑलरेडी आपने समझे हुए हैं, आपको कितनी सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ऑलराइट, सेक्शन 7.9 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। In the dehydration of alcohols, H and OH are lost from adjacent carbon atoms, right? साथ वाले carbon atoms से. An acid catalyst is necessary. Acid catalyst लाजमी हमें चाहिए होता है. Before hydrogenation of ethane became the dominant method, dehydrogenation, ethylene was prepared by heating ethyl alcohol with sulfuric acid. ठीक है, अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड से आप करें तो एथिलीन और वाटर बन जाता है। अदर अल्कोहल्स बिहेव सिमिलरली, तो सिर्फ ये एथेनॉल के लिए नहीं, बड़ी अल्कोहल्स हों, बड़ी यानी कि जिनकी कार्बन चेन बड़ी हो, उनके साथ भी हो जाता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो एलिमिनेशन एट लोअर टेम्परेचर्स देन प्राइमरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स एट लोअर टेम्परेचर्स देन सेकेंडरी। ऑलराइट, तो प्राइमरी अल्कोहल्स की ज़्यादा आसानी से होती है, सेकेंडरी की उससे ज़्यादा करना पड़ता है हीट, और उससे ज़्यादा हीट करना पड़ता है टर्शियरी के लिए। और सॉरी, अदर वे राउंड, ठीक है। टर्शियरी को सबसे कम टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा पे, और प्राइमरी उससे ज़्यादा पे। तो देखिए उसने साइक्लोहेक्सेनोल लिखा हुआ है। क्यों जी, साइक्लोहेक्सेनोल क्या है पेज 257 पे? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी है, टर्शियरी है? साइक्लोहेक्सेनोल सेकेंडरी है, क्योंकि जिस कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल से बॉन्ड है उसके आगे दो और कार्बन से बॉन्ड है, तो इसको 140 डिग्रीज पे ये साइक्लोहेक्सीन और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ बना? जो हाइड्रोक्सिल के साथ वाला कार्बन था उसका, और हाइड्रोक्सिल के साथ वाले कार्बन का। इसी तरह टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का भी।
Reaction conditions such as the acid used and temperature are chosen to maximize the formation of alkene by elimination. Sulfuric acid and phosphoric acid, H2SO4 and H3PO4 are the acids most frequently used in alcohol dehydrations. Potassium hydrogen sulfate is also often used. ठीक है? ये अब 2 प्रोपेनॉल लिखा हुआ है, इससे कौन सी एल्कीन बनेगी? 2 प्रोपेनॉल से कौन सी एल्कीन बनेगी? प्रॉब्लम 7.16 सी, 2 प्रोपेनॉल से कौन सी एल्कीन बनेगी? टू प्रोपेनॉल, सी, तो ये प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेन बन गया। 2 का मतलब है इधर, ठीक है, बाकी वैलेंसी पूरी कर लें, 3 इधर 1 इधर, ठीक है सामा, आप ठीक कह रहे हैं। तो इससे हाइड्रोक्सिल निकल जाएगा और साथ वाले कार्बन में से किसी एक से कोई हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये इससे निकले एक ही बात है, और अगर हम से उससे निकाल देते हैं या इससे निकालें एक ही बात है, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, उससे निकालते फिर भी यही होता है ना, प्रोपीन। तो प्रोपीन तो यही होता है। इसकी जगह पे 1 प्रोपेनॉल होता, उससे क्या बनता? उससे भी यही बनता सर। उससे भी यही बनता, लेकिन कौन से रिएक्शन ज्यादा आसानी से होगा, 2 प्रोपेनॉल का या 1 प्रोपेनॉल का? 2 प्रोपेनॉल। क्यों 2 प्रोपेनॉल का? हफ्सा आप बताइए। सर सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी है, गुड। और सेकेंडरी का क्यों आसानी से होता है, ये अभी आगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे। अच्छा, इसी तरह उसने बताया हुआ है कि कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अल्कोहल डिहाइड्रेशन। मसलन ये नीचे दिया हुआ है 3-डिहाइड्रोक्विनिक एसिड से 3-डिहाइड्रोशिकेमिक एसिड। ये शिकेमिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिकेमिक एसिड। आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट वो है। आई डाउट, मैं तो खैर शायद आपको नहीं पढ़ा रहूँगा, लेकिन शिकेमिक एसिड नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी एरोमेटिक रिंग्स हैं वो 2 पाथवे से बनते हैं। एरोमेटिक रिंग्स, उनमें से एक तरीका मेन है शिकेमिक एसिड पाथवे। हमारी बॉडीज में नहीं, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये शिकेमिक एसिड बनाने के लिए ये अल्कोहल डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जापानीज ट्री है शिकोमो, पता नहीं इस तरह करके किसी के नाम पर। ऑलराइट, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजियो सेलेक्टिविटी इन अल्कोहल डिहाइड्रेशन, द ज़ेट्सेव रूल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ज़रा, मैं कहूँगा कि आप लोग खुद ज़रा एक दफ़ा पढ़ें ये सेक्शन, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको 5 मिनट के अंदर। गिव इट अ रीड, 7.10 to 7, ये 7.10 सेक्शन जल्दी से पढ़ें।
पढ़ लिया? पढ़ लिया जी? यस सर। अभी पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, फिर मैंने भी तो पढ़ाना है ना। गुड। ऑलराइट, जितना पढ़ लिया पढ़ लिया। लेट्स गिव इट अ रीड। हम करते हैं, खुद से करते हैं। सब लोग इधर हैं क्लास में? सब लोग? यस सर। ऑलराइट, ये देखिए, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है, ये जिस तरह का आपके इधर ने दिया हुआ है, 4 कार्बन्स का एक अल्कोहल है, राइट, 4 कार्बन्स का, और वो कह रहा है ये 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल है। 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल का मतलब ये है कि दूसरे कार्बन पे हमने सब्स्टिट्यूशंस करनी है। एक हमने मेथिल ग्रुप इस पे लगाना है और एक इसी पे OH लगाना है। बाकी ये इस तरह का कंपाउंड है, और अब हमने इसको हीट करते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड, राइट, एसिड कैटेलाइज्ड, यानी अब इसका रिएक्शन हो रहा है। एक तो हम हीट करें और दूसरा हम कोई H2SO4, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, इनसे ट्रीट करें, H3PO4। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसको हीट करते हैं तो रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन क्या होती है कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलती है, तभी तो डिहाइड्रेशन होती है ना। तो अल्फा कार्बन कौन सी है यहाँ पे, जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये अल्फा कार्बन है। अब हमने करनी है 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, तो दूसरा जो हाइड्रोक्सिल के साथ हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से निकलना है। लेकिन अब इशू ये है कि इधर 3 बीटा कार्बन है, एक ये बीटा कार्बन है, एक ये बीटा कार्बन है, और एक ये बीटा कार्बन है, ऐसे ही है। तो ये वाली और ये वाली तो एक ही बात है ना, ये भी मैथिल ग्रुप है, ये भी मैथिल ग्रुप है, तो ये इन दोनों में से तो किसी में भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से किसी से भी हाइड्रोजन चली जाए। लेकिन ये वाली डिफरेंट है, ये देखिए, ये इसमें मैथिलीन ग्रुप लगा हुआ है। तो अब किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। और फ़र्क ये है कि अगर इससे जाता अगर हाइड्रोजन, तो जो प्रोडक्ट आपकी बनेगी वो ये बनेगी, H3C ऐसा ही होगा, फिर उसके बाद C होगा, इधर भी CH3 होगा, और फिर इधर डबल बॉन्ड होगा, और फिर CH, और फिर CH3। ये नज़र आ रहा है ना? तो ये आपका है 1 2 2 मेथिल 2 ब्यूट 2 इन, राइट, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, ये बनता। अच्छा, अगर इनमें से किसी से हाइड्रोजन निकले तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी, इससे निकाल दें या ऊपर वाले से एक ही बात है, H3C की जगह पे इसको H2C कर दें, आगे कार्बन, इधर CH3 ऐसे का ऐसा, और इधर फिर CH2 और फिर CH3, और फिर इधर डबल बॉन्ड लगाएंगे, राइट।
तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है 2-methyl ब्यूट 1-ene, राइट। तो ब्यूट 1-ene बन रहा है या ब्यूट 2-ene बन रहा है, सवाल ये है कौन सा बनेगा। तो एक तो ऑप्शन ये है कि दोनों रिएक्शन हों, 50% ये बन जाए 50% ये बन जाए। तो यानी एक रिएक्शन अगर दो तरह से हो सकता हो और दोनों तरह से इक्वली हो तो इससे हमारा कंसर्न नहीं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें दोनों प्रोडक्ट्स एक जैसी नहीं बनती, एक जितनी नहीं बनती, बल्कि एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है और दूसरी कम बनती है। तो ऐसे रिएक्शंस जो दो तरह से हो सकते हों लेकिन उनमें से एक तरह की प्रोडक्ट ज़्यादा बनती हो और दूसरी तरह की प्रोडक्ट कम बनती हो, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। रेजियो सेलेक्टिव, ठीक है, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है? यानी हम ये कह रहे हैं कि इनमें से ये वाली प्रोडक्ट और इस वाली में से एक ज़्यादा बनती है दूसरी कम बनती है। बन तो दोनों सकती हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन है, हाइड्रोजन निकलनी है साथ वाले कार्बन से, साथ वाला कार्बन वो भी है और ये भी है, तो लेकिन एक ज़्यादा बन रही है, तो ये रेजियो सेलेक्टिव है। अब फिर अगला सवाल ये पैदा होता है, अच्छा रेजियो सेलेक्टिव तो है लेकिन इनमें से कौन सा ज़्यादा होता है और कौन सी प्रोडक्ट कम बनती है? तो ज़ेडसेव जो एक रशियन साइंटिस्ट था उसने हमें आज से तकरीबन 150 साल पहले बताया था कि वो वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको तफसील से हम नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में देखेंगे यहाँ से ज़ेडसेव रूल को, ठीक है। तो लेकिन रेजियो सेलेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट आज हमने देख लिया है, इसको आप तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्वेश्चंस का टाइम नहीं है। लेट्स वेट टिल नेक्स्ट क्लास। मिड टर्म